लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक को इतनी ताकत मिलनी थी रशीद, तो फिर इतना सन्नाटा कांग्रेस के खेमे में क्यों दिखा? आज तक भी 10 मई को जमानत हुई और आज भी मैं देख रही थी 12 तारीख की शाम के तकरीबन 7:45 बजे तक कोई ट्वीट ना राहुल गांधी का, ना प्रियंका गांधी का, ना कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। देखिए वो कोई बात मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। देखिए जो हम इंडिया अलायंस की गठबंधन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो जैसे पुराना वो जनता पार्टी टाइप नहीं है। यहाँ सब बराबर के हैं और सबका एक उनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा भी है जो तमाम राज्यों में, चाहे बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, साफ नजर आती है। अरविंद केजरीवाल का स्वागत जरूर किया, पवन खेड़ा ने ट्वीट करके किया, वेलकम किया और कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को जैसे छोड़ा इसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी छोड़ा जाए। तो इस तरह की बात करके वो प्रवक्ता हैं और मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो उन्होंने ये बात कह करके सब चीजें हो गई। दरअसल देखिए गरिमा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये अरविंद केजरीवाल के आने से और जिस तरीके के एक ड्रामाई कैफियत में वो आए हैं, इससे इंडिया अलायंस को एक नई संजीवनी मिली है। वो ऐसी बातें कह देते हैं जो राहुल गांधी या तो नहीं कहते हैं या कतराते हैं, या कहते भी हैं तो उसमें उतनी विश्वसनीयता नहीं होती। और ये जो नया पासा आया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, बड़ा इंडिया गठबंधन से सवाल होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टीरियल फेस कौन? उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल ने यहां भी एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की वोटर के ज़हन में। कंफ्यूजन नहीं, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रश्न उठाया है और उस प्रश्न के 2 हिस्से थे। एक चीज का तो तुरंत जवाब आ गया कि 75 साल के नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो फौरन अमित शाह जी ने और राजनाथ सिंह ने बयान देके कहा कि वो मतलब आने वाले अगले 5 साल और उसके बाद भी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन दूसरी बात जो बहुत तीखी थी, उसका जो है जवाब एनडीए से या भाजपा से नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से चलता किया कर दिया जाएगा और ये बात बड़ी सत्ता के गलियारों में भी चल रही है। इस बात का कोई जवाब, कोई खंडन नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल आप देखिएगा गरिमा, रोज वो कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे जो एजेंडा सेट करेगा। और इस चुनाव का मैं अपने पत्रकार मित्रों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी बात है जो हमें 14 और 19 में नहीं नजर आया। हमेशा भाजपा, नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट कर रहे थे, क्या कन्वर्सेशन होगा, क्या मुद्दे होंगे। पहली बार मैं देख रहा हूं ये पिछले 10 साल में कि विपक्ष जो है वो मुद्दे जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो और अब अरविंद केजरीवाल, वो एजेंडा तय कर रहे हैं और भाजपा रिएक्ट करती है। तो विजय, ये जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई है, मैं मात्र दिल्ली की 7 सीटों पर आऊंगी क्योंकि हमने दक्षिण की चर्चा कर ली, महाराष्ट्र की बिहार की। दिल्ली की 7 सीटें, 14 और 19 का जिक्र करना इसलिए लाजमी हो जाता है कि 19 में तो भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 7 सीटें जीती, बल्कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां 57% तक वोट शेयर चला गया बीजेपी का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कैडर अगर जमीन पर मिल भी गया, जो कि तकरीबन असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर इतना असंतोष है आम आदमी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन को लेकर। लेकिन फिर भी अगर हाइपोथेटिकली ये कैडर मिल भी गया तो भी वो वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर को कॉम्पीट नहीं करता। देखिए 2019 में चुनाव एक्सेप्शनल चुनाव था। अगर हर चीज 2019 के हिसाब से हम कंपेयर करना शुरू करेंगे तो फिर बीजेपी तो आराम से 303 तो सीटें ला ही रही है, इससे ज्यादा ही सीटें ला रही है, क्योंकि उसके पास वोट परसेंटेज ज्यादा था। 224 सीटें उसने 50% से ज्यादा वोटिंग से जीती थी, वोट परसेंटेज से। अब दिल्ली की बात करेंगे 58%, चांदनी चौक में सबसे कम अंतर से वो जीती थी तो भी 52% था। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही दूध के जले हुए हैं और छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। केजरीवाल भी जानते हैं कि कांग्रेस अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ कांग्रेस का तो वो सीट नहीं निकाल पाएंगे। कांग्रेस भी जानती है कि केजरीवाल का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो सीट नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों का एक होना, एक मंच पर आना लाजमी है। मुझे लगता है एक आध दिन में हमें ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हरियाणा की भी बात है, पंजाब की 13 सीटों की बात है। हाँ। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर शायद मोदी जी के भाषण बड़े ध्यान से सुनते रहे हैं और वहीं से उन्होंने चीजें निकाला है कि जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर सकता है तो यहां से मुझे भी इस तरह की कोई बात करनी चाहिए, बिल्कुल गुगली फेंक देनी चाहिए। तो वो गुगली फेंकी उन्होंने और उसको अमित शाह चाहते तो नकार सकते थे, अमित शाह हंसकर उसको इनकार कर सकते थे कि ठीक, चलिए जी, केजरीवाल जी ने भी मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनने वाले हैं और उनके जो 17 सितंबर 2024 को जो 25 को जन्मदिन होगा आपको बुलाएंगे, तब तय कर लेंगे, आपके साथ बैठकर तय कर लेंगे। ऐसी भी हंसी मजाक में बात उड़ाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे को जिंदा रखा। योगी वाली बात टाल गए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बनेंगे उस बात को जिंदा रखा अमित शाह ने। यानी वो भी चर्चा चलाए रखना चाहते हैं, उनको भी मजे आ रहे हैं।
और अब केजरीवाल के साथ देखना है, जैसे कन्हैया कुमार ने भी वो केजरीवाल का स्वागत किया है, जहां तक मुझे मेरा ध्यान, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ। और अगर मिलकर रैलियां कर लेते हैं तो पूरा दिल्ली का मंजर बदला जा सकता है, मुझे लेकिन विजय ये अभी तक जब सुनीता केजरीवाल ने पूरा रोड शो का जिम्मा संभाला, प्रचार का जिम्मा संभाला, ये तो पहले भी हो सकता था। हाँ, इसके बिल्कुल पहले हो सुनीता सकता था। केजरीवाल ने बिल्कुल अपने 4 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और कांग्रेस अपने 3 उम्मीदवारों के लिए आइसोलेटेड प्रचार कर रही थी। नहीं, कन्हैया कुमार तो सुनीता केजरीवाल से मिलने घर भी गए थे, सिर्फ घर ही गए, लेकिन साझा प्रचार नहीं हुआ। विजय, दिल्ली की सड़कों पर साथ साथ नहीं दिखी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और केजरीवाल ने अपने मुंह से इंडिया गठबंधन का नाम लिया, राहुल गांधी का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। ये बात भी सही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ बातचीत चल रही हो। आज उन्होंने 10 गारंटियां दी और शुरू में ही कह दिया कि मैंने इंडिया के दूसरे साथियों से बात नहीं की है। हालांकि इस गारंटी में कोई भी एक ऐसी गारंटी नहीं है जिस पर किसी को ऐतराज हो सकता हो। लेकिन ये 7 सीटें जो हैं, इन 7 में से कौन सी सीट ऐसी, महाबल मिश्रा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार, कन्हैया कुमार, उदित राज, कौन सी ऐसी सीट जिसमें सबसे ज्यादा संभावना है इंडिया गठबंधन के लिए? 2 सीटों की संभावना मुझे लग रही है, एक महाबल मिश्रा की और एक चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल की। जेपी अग्रवाल, और दूसरी सीट कौन सी बताइए आपने? महाबल मिश्रा पुराने कांग्रेसी हैं। संदीप, अब मैं लौट रही हूं, इंडिया गठबंधन सरकार बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, ये तय हुआ क्या आज के इस प्रोग्राम से? देखिए, जो मैं बाजार की बात करूंगा, शेयर बाजार में इतना जरूर कहा जा रहा है क्योंकि लगातार बाजार गिर रहा है, बाजार में एक डर बैठ गया है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पैसा अपना खींच रहे हैं, ये भी खबर है। जी, निश्चित तौर पे कल सोमवार है, कल से बाजार फिर खुलेगा। बाजार में क्या रिएक्शन होता है, देखिए, आखिरकार जो पैसा लगाता है वो तो 10 बातें सोचता है। बाजार बहुत उत्साहित या बुलिश नजर नहीं आ रहा, इसलिए बाजार में रेट गिर रहे हैं। अब किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बाजार ये संकेत अच्छे नहीं दे रहा। बाजार कम से कम ये बता रहा है कि अस्थिरता का दौर शायद आ सकता है। तो रशीद, ये तो किसी के हक में नहीं है कि हम वापस उस दौर में चले जाएं, 77 के दौर में, जब एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, फिर 89 के दौर में आ जाएं। ये तो मुझे लगता नहीं, ये तो देखिए, ये तो एक भाजपा का नैरेटिव है जो भाजपा लोगों को, मतदाताओं को डराना चाह रहा है। स्थिति बिल्कुल उसके बरक्स होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो भी सरकार अगली बनेगी, मुझे लगता है वो एक गठबंधन की सरकार होगी। वैसे एनडीए भी अभी गठबंधन की, मतलब एक राजनीतिक दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उससे सब लोग खुश हैं। बार-बार क्रांतिकारी बयान दे रहे हैं। नहीं, उससे सब लोग खुश होते हैं। देखिए, मेरा अपना आकलन ये है कि भाजपा अगर मान लीजिए 250 सीट भाजपा की आती हैं और एनडीए की आती हैं, तो उसको और भी राजनीतिक दल से वाईएसआर कांग्रेस की चर्चा हुई, बीजू जनता दल है, ये सब करके मोदी जी फिर वापस प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और उससे जो है ना, लेकिन विपक्ष भी खुश रहेगा और जो सहयोगी दल सबके, क्योंकि थोड़ी बहुत दबाव की राजनीति होगी। गठबंधन की राजनीति बड़ा सुखद होती है। प्रधानमंत्री बदलने का देखिए, मैंने पूरी लेकिन फिर बड़े फैसलों का दौर चला जाएगा। भारत के देखिए बहुत अच्छे क्रांतिकारी, जो आप क्रांतिकारी बात मेरी बयान से कहती है, क्रांतिकारी काम देश में हुए जब गठबंधन की सरकारें थी इस देश में। बड़ा इंडिकेशन है अजय, बहुत छोटा छोटा 10 सेकंड का आपसे रिएक्शन और फिर समीर जी से बहुत छोटा सा। अजय, गठबंधन की सरकार की कोई सूरत हाल या फिर एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार? नहीं, प्रचंड बहुमत की तो संभावना मुझे नहीं लग रही है, लेकिन गठबंधन की सरकार बनने की एक संभावना लग रही है। और मेरे ख्याल से लगता है कि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी होगी और ये अगर स्थिति बनती है तो बीजेपी छोटे दलों के साथ एक सरकार बनाने की स्थिति में हो जाएगी। आपका? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि हम बार बार एक संघ की इंटरनल रिपोर्ट की भी बात करते हैं कि भैया संघ ने भी एक इंटरनल रिपोर्ट दी है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने तो उनके नेतृत्व में जब तैयारी हुई थी, अगर वो पूरा बना रहता, जिस तरीके से नीतीश कुमार वहां बने रहते, ममता बनर्जी साथ में लड़ती, सब मिलकर लड़ते, साझा घोषणा पत्र आता, एक कैंडिडेट उतरता, तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव बहुत अलग तरीके से होता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हो, उसके बाद का जब बिखरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए जिस तरह से जुड़ा हुआ है, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। गठबंधन की सरकार बनेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें नहीं पहुंचेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत की सरकार बना लेगी। तो 272 तो भारतीय जनता पार्टी टच कर लेगी, इसमें मुझे कोई शक नजर नहीं आ रहा। संदेह नहीं है। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर कल चौथा चरण जो है और कल के बाद 2/3 सीटें लॉक हो जाएंगी, ईवीएम में कैद हो जाएंगी।
अब जाहिर है कि इंतजार है उस तारीख का 4 जून को, जब इन सारी राजनीतिक भविष्यवाणियों का पटाक्षेप होगा और इन सारी राजनीतिक भविष्यवाणियों के बाद जो असल तस्वीर है देश के इलेक्टोरल पिक्चर की, वो समझ में आएगी। खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे ज़हीन पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल।